तो मैं क्या करूंगा इसमें, अगर ये डिलोकलाइज होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर अपन देखें तो इट इज लाइक दिस ना, नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है और कार्बन है जिससे कि डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच्ड है ऐसे। तो ये तो जो अपन कहेंगे ये तो ग्यूनाडाइन जैसे हो गया ना। अगर किसी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये तो ग्यूनाडाइन टाइप हो गया ना, तो ये मैक्सिमम बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक, और इसको अपन ने 2 ले रखा है। ये तो डिलोकलाइज हो रहा है, ये ग्यूनाडाइन जैसे हो रहा है क्योंकि ये ग्यूनाडाइन जैसे बनेगा तो मोस्ट बेसिक होगा, तो इसका मतलब है 2 ज्यादा बेसिक होगा। इधर भी डिलोकलाइजेशन है, इधर भी डिलोकलाइजेशन है, इधर नहीं है तो फिर 3 हो जाएगा, दैट विल बी द ऑर्डर। और ये तो एम्फोट्रिक होता है तो अपन यहां लिखेंगे और फिर उसके बाद 4 लिखेंगे, दैट विल बी द ऑर्डर। तो इसमें ग्यूनाडाइन जैसे बन रहा था इसलिए अपन ने उसको सबसे ज्यादा बताया, और ग्यूनाडाइन जैसे अगर बनेगा तो उसको अपन मोस्ट बेसिक बनाते हैं, ठीक है, इसलिए वो बेसिक था सबसे ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 6 और 7 भी है। तो 6 वाले में अपन को गिवन है दैट इज विच इज द वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। अगर अपने पास ऐसे गिवन है, लोन पेयर है तो ये बेसिक ज्यादा होगा। अगर अपन ऐसे लिखें इससे, वो इसलिए कि अगर इसका स्टेरिक एंट्रेंस होगा तो SIR इफेक्ट होगा, तो ये प्रोटॉन को इजीली ले नहीं पाएगा, इसकी वजह से इसमें ऐसा कुछ SIR इफेक्ट नहीं है। तो इसमें अगर कोई क्राउडिंग होता है इसके आसपास, इसके ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई क्राउडिंग होगा तो इसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन कम हो जाएगा। अगर इसका टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन कम होगा तो अपन उस केस में कहेंगे इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा ड्यू टू SIR इफेक्ट, राइट ना। ड्यू टू SIR इफेक्ट अपन ने कहा था कि वो राइट ना अपने पास आ जाएगा ऐसे। तो अपन बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज 7th वाला ना। तो 7th वाले में भी अपन ने डिस्कस तो किया था लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया भी था कि भाई अब क्या करोगे, आप एनाइन बना लो और चेक कर लो कि स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगा। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक। तो इसका मतलब है कि भाई 2 and 3 is more acidic than 1 because ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। सो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दोनों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में अपन को पता है क्या करना है, ठीक है। तो अपन बता सकते हैं, और फिर इन दोनों में अगर डिस्कस करना है तो अपन ने कहा था कि भाई इसमें आप के पास ऐसे डबल बॉन्ड गिवन है, तो इसमें एनाइन बनाऊंगा तो प्रोटॉन निकालने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा। जबकि अगर ये इस तरफ होता तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो अपन देखेंगे तो सेकंड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो वो ज्यादा स्टेबल एनाइन बनाएगा। तो अपन आंसर बता सकते हैं कि इसमें सेकंड सबसे ज्यादा होगा और फिर थर्ड और फिर उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। 8th वाले को नेक्स्ट लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था, 8th वाला भी बिल्कुल वैसे ही लास्ट टाइम अपन ने 8th वाला भी डिस्कस किया था। 8th वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो आप फिर एनाइन बना लो और एनाइन चेक कर लो मतलब कैसे अपन को बताना है। भाई अगर हमारे पास ऐसे गिवन है, ये H गिवन है, इसमें अपन को फिनॉल गिवन है और ये अपन को H ऐसे गिवन है। थर्ड वाले में अपन को ऐसे गिवन है COC डबल बॉन्ड O और OCH ऐसे गिवन है थर्ड वाला, और फोर्थ वाला अपन को ऐसे गिवन है, ये आपके पास। अगर आप चारों में कंसीडर करेंगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज बना लो प्रोटॉन हटा के, इसमें नेगेटिव चार्ज बना लो प्रोटॉन हटा के, और इसमें नेगेटिव चार्ज बना लो प्रोटॉन हटा के। तो अपन चेक कर लेंगे, वो तो प्रोटॉन हटाना पड़ेगा तो कार्बन से CH से हटाना पड़ेगा, तो वो तो लीस्ट होगा बिकॉज CH बॉन्ड में पोलैरिटी होती नहीं एज कंपेयर टू OH बॉन्ड।
इन तीनों में ज्यादा पोलैरिटीज है। ये तो लीस्ट हो गया क्योंकि उसमें CH बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा, OH ज्यादा इजीली वाटर में ब्रेक हो जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई इसमें डिलोकलाइजेशन कार्बन पे आएगा तो कम होगा, जबकि इसमें डिलोकलाइजेशन ऑक्सीजन पे आएगा। तो 1 ज्यादा है 2 से और लीस्ट इज 4। इसमें डिलोकलाइजेशन ऑक्सीजन पे ही आएगा तो इसका मतलब है कि 3 ज्यादा है 2 से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे डिलोकलाइजेशन है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन पे है, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे नहीं जाएगा, मुश्किल होगा जाना। कॉन्जुगेशन तो होगा लेकिन मुश्किल होगा, बिकॉज वहां वो अनस्टेबल होगा। यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएगा तो ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ज्यादा एसिडिक हैं इससे। अब इन दोनों में कंसिडर करूंगा तो यहाँ डिलोकलाइजेशन सिर्फ 2 ही, एक बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज का है, जबकि यहाँ डिलोकलाइजेशन 2 बॉन्ड और 1 चार्ज का है। तो यहाँ डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो रहा है। तो अपन कहेंगे 1 इज मोर एसिडिक देन 3, इज मोर एसिडिक देन 2, इज मोर एसिडिक देन 4। 4 में तो CH बॉन्ड था इसलिए वो लीस्ट हो। दैट इज व्हाट वी कैन। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अब किसी ने पूछा अपन से एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 का 1 का डी पार्ट। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का 1 का डी पार्ट, ये सारे क्वेश्चन वैसे लास्ट टाइम भी पूछे थे तुम लोग, फिर पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों पूछ रहे हो। ये सारे क्वेश्चन डी पार्ट मतलब 1 का डी पार्ट, ठीक है। तो 1 के डी पार्ट में आप हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लो, आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन से अगर अपन चेक करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। अब अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन से चेक करेंगे ना तो ये तो sp3 है, ये sp3 है, ये ज्यादा बेसिक होगा अगर कोई ऐसे होगा जो sp3 तो है लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 अटैच्ड है, sp2 अटैच्ड है, तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कार्बन से, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेंगे इससे, क्योंकि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये इधर तो कोई पुल करने वाले नहीं है। और थर्ड वाले में तो कंजुगेशन है ना, वो तो लीस्ट हो जाएगा, इसमें तो नाइट्रोजन पे रेजोनेंस पे होना है। डिलोकलाइजेशन होगा तो ये तो sp2 हो गया। sp3 कार्बन एटम ज्यादा बेसिक होते हैं sp2 से। नेक्स्ट आपने थर्ड भी पूछा है तो मैं थर्ड वाला भी बता देता हूँ। थर्ड वाले में अपन को गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो भाई देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है अपन को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास गिवन है दैट इज कि राइट, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को गिवन है, एक मिनट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो बताओ ना विड्राइंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ कम बढ़ेगा। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ अपने पास गिवन है, आपने 4 एसिड लिखे हुए हैं, सब में ऐसे गिवन है, CH3COH गिवन है, CH2C डबल बॉन्ड OH गिवन है, CH2 डबल बॉन्ड COH गिवन है, और फोर्थ वाले में भी CH2C डबल बॉन्ड OH गिवन है। अब इसमें आपको CH3 गिवन है, इसमें आपको pH गिवन है, और इसमें आपको F गिवन है, और इसमें आपको NO2 गिवन है। तो बताओ ना इनका विड्राइंग ग्रुप, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई, और ये प्लस आई, ये लीस्ट एसिडिक, बिकॉज डेल्टा पॉजिटिव कम हो जाएगा। दिस इज मोर देन दिस, दिस इज मोर देन दिस, दिस इज मोर देन दिस, 1 2 3 4। इसका माइनस आई ज्यादा होता है इससे, इसका माइनस आई ज्यादा होता है इससे, और अगर ये विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर वाला बोल रहे हो, तो इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कोई वो थोड़ी है ऑर्थो इफेक्ट, चेक करो। इधर एलिफेटिक में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात ही नहीं की मैंने। एलिफेटिक में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बात की कि ये निकलने के बाद अगर कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है तो अपन बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एलिफेटिक में तो कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं की।
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कभी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाए। फोर्थ और सिक्स का बी पार्ट। फोर्थ वाले में अपन को गिवन है कार्बोलिक एसिड इज, कार्बोलिक एसिड क्या होता है? फिनॉल होता है, ये फिनॉल है कार्बोलिक एसिड। अब कार्बोलिक एसिड इज लेस एसिडिक देन, तो अपन बता देंगे भाई ये किससे कम एसिडिक है, इससे तो बहुत कम एसिडिक होता है, आंसर हो जाएगा बी। तो अपन कहेंगे भाई अगर फिनॉल है और इसमें रिलीजिंग ग्रुप है तब तो ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है इससे, दिस इज कार्बोलिक एसिड। सी, इसमें तो एक NO2 लिखने के बाद ही आपने बता दिया, क्योंकि -M होगा तो इसका तो कुछ भी, ये तो H इफेक्ट है ना, तो हम तो इससे चेक करेंगे ना, -M है तो ये ज्यादा ही एसिडिक हो जाएगा, इससे आंसर आएगा, क्योंकि +M इज मोर देन, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा +M से। तो हम इसको डोमिनेट समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और डी, देन नो डाउट उसमें तो 2 NO2 है, वो भी होगा, तो अपन बता सकते हैं। आपने 6 कहा है, 6 में अपन को बताना है कौन सा रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मोर फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा, किस रिएक्शन में वीकर बन रहा है। फर्स्ट वाले रिएक्शन में मुझे ये दोनों कंपेयर करने हैं, इसको और इसको कंपेयर करना है, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तब तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगा। ये वीक है इससे, क्योंकि इसका माइनस से इफेक्ट होगा ऑर्थो पोजीशन। सेकंड वाले में मुझे, तो ये फॉरवर्ड हो गया है, अपन को बैकवर्ड बताना है। सेकंड वाले में मैं कंपेयर करूंगा इसको, CH2OH है, दैट इज एन अल्कोहल, और इसमें बन रहा है फिनॉल, ये ज्यादा एसिडिक है, ये वीकर है, दिस इज फेवरेबल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वीकर बन रहा है। थर्ड वाले में मैं बेस के बेसिस पे करूंगा चेक, और बेस मेरे पास गिवन है, एक तो पेरिडियम गिवन है, और दूसरा मैं चेक करूंगा दैट इज एनिलीन, ये हो गया मेरे पास। तो अपन कहेंगे ये अगर दोनों में चेक करूंगा तो दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस, ये तो अपन ने वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही देखा था, नॉट फेवरेबल, ये फेवरेबल, ये फेवरेबल। फोर्थ वाले में फिर अपन चेक करेंगे तो +M इफेक्ट है, इसका मतलब वीकर है, तो फोर्थ वाले में फिर अपन कहेंगे वो भी आंसर होगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड से पैरा पोजीशन पे अगर +M होगा तो पोलैरिटी ऑफ OH डिक्रीज होगा, तो वीकर एसिड होगा, तो दैट विल बी द आंसर। अब सेवेंथ वाले में भी पूछो, सेवेंथ वाले में तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन था, ये तो अपन को अगर फेवरेबल बताना है किस डायरेक्शन में होगा तो अपन फिजिबिलिटी से बता। सेवेंथ वाले की बात करूंगा तो सेवेंथ वाले में यू आर गिवन दैट कि भाई अपने पास गिवन है PQRS, क्या बताना है बिल्कुल, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज Q एंड S आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले तो देख लेते हैं Q और S को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, तो पहले मैं एक बार बना देता हूँ Q और S। अजीब अजीब से तो बना रखे हैं, और उनके बाद भी अपन को ये लगाए, इधर वो अच्छा, सभी जगह वो अच्छा ना, तो P हो गया। तो मैं पहले मतलब वही बना लेता हूँ जो मुझे चाहिए। तो उसने कहा था Q एंड S, तो P बना दिया, Q बनाना था पहले अपन को, तो अपन लिख लेंगे पहले Q, इधर नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है, इधर OH होगा, ठीक है, इधर भी OH है और इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। Q एंड S अपने पास जो गिवन है वो ऐसे गिवन है, फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, और इधर अपन को डबल बॉन्ड गिवन है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, और इसके बाद अपने पास गिवन है, नहीं ये तो PQR है ये, अब मुझे S यहाँ पर गिवन है, S इज लाइक दिस, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है और इधर नाइट्रोजन,
सो ओ नेगेटिव इधर भी है, ओ नेगेटिव इधर भी है, ओ नेगेटिव इधर भी है। पॉजिटिव चार्ज यहां बना रखा है अपन ने, पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। चलो देखते हैं। अब उसने कहा कि भाई P एंड Q आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो नहीं, नॉट लिखा हुआ, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। Q एंड S मतलब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ऑब्वियसली बात है, नहीं है। इधर शिफ्ट करूंगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बन जाएगा, तो वो तो नहीं है। मतलब ए वाला करेक्ट है कि दे आर नॉट, है ना। बी वाले की बात करते हैं अपन, सी और डी की बात। आर एंड एस, आर कहाँ है भाई, ये है, और एस ये है। तो आर एंड एस आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल करेक्ट। आर वाले में लोन पेयर था, आपने यहाँ शिफ्ट करके यहाँ डबल बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज बनाया। सभी में वही किया आपने, इधर वाले लोन पेयर से भी इधर वाले, तो ये वाला भी करेक्ट। पी एंड आर आर टॉटोमर्स, पी एंड आर टॉटोमर्स। अगर मैं इनको टॉटोमराइज करूंगा तो उधर OH बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, दैट इज करेक्ट। पी एंड आर टॉटोमर्स, वो टॉटोमरिज्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन को क्या बना, पी एंड क्यू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पी एंड क्यू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करता हूं तो नेगेटिव इधर OH बन जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएंगे, दैट्स करेक्ट। वो भी करेक्ट है मेरा, तो ये लो, डी भी करेक्ट है, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दैट इज ऑल। अब अपन को बताना था, अब और कोई क्वेश्चन था क्या, मैं मतलब एक बार देख लेता हूँ। 8th वाला भी पूछा था आपने, ठीक है, मैं 8th वाला भी देख लेता हूँ। 8th वाले में गिवन है कि अमंग द फॉलोइंग इन विच पेयर सेकंड हैज मोर इनोलिक कंटेंट, है ना। द सेकंड हैज ना लेस इनोलिक कंटेंट। सिर्फ सी वाला चाहिए, बता दूंगा ना। तो सी वाले में, पहले वाले में ज्यादा इनोलिक कंटेंट होगा, क्योंकि अगर इसको टॉटोमराइज करूंगा तो ये तो फिनॉल बना देगा, एरोमेटिक रिंग बना देगा, ये बन जाएगा। तो पहले वाले का ज्यादा होगा, तो सेकंड वाला कम इनोलिक कंटेंट होगा, क्योंकि उसमें तो एरोमेटिक रिंग थोड़ी बन सकता है, एक ही डबल बॉन्ड है उसका। सी वाला। कौन सा लास्ट क्वेश्चन? नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन का कौन सा लास्ट क्वेश्चन? एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर लिखो, वो मत करो कौन सा, आप तो क्वेश्चन नंबर लिख दो। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 के 2 का S5 स्टेटमेंट 5, ये 2 है, इसमें S5 है, हाँ तो लिखो ना इसमें। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, हाँ तो ठीक है ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें तो ब्रिज हेड है ना, तो लोन पे ऐसे होगा, ये तो ज्यादा ही बेसिक होगा इस वाले से। कौन सा? ये वाला ऐसे गिवन है अपन को, ये तो लोन पेयर ना थोड़ा छोटा होगा, तो इधर तो CH3 है, CH2 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है और CH2 है। 3 डिग्री माइनस है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला ज्यादा होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा, इससे ये ज्यादा एक्सपोज होगा क्योंकि रिंग ब्लॉक है। दूसरा अपन ने लिखा दैट इज C2H5 एंड NH2। अब इसमें अपन को चेक करना पड़ेगा, C2H5 एंड NH2। C2H5 और NH2 की बात करेंगे अगर अपन, तो अपन क्या लिखते हैं, C2H5 है तो sp2, प्राइमरी और टर्शरी, लेकिन ये ब्रिज हेड है इसलिए अपन ऐसे नहीं बोल सकते। सिर्फ C2H5 होता तो अपन ऐसे कर लेते STP। तो ये CH3 में होता है, ये C2H5 में होता है। तो टर्शरी वाला C2H5 में अगर तीनों C2H5 है, तो टर्शरी वाला ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाले से। तो ये वाला ज्यादा है इससे, ये अपन को पता है, और वो ज्यादा है इससे, ये अपन को पता है।
फर्स्ट वन तो ज्यादा बेसिक होगा ना, क्योंकि इधर बॉन्डिंग एंगल ज्यादा होगा ना, बताया था ना। बॉन्डिंग एंगल अगर यहाँ पर बड़ा होगा तो ऑर्बिटल साइज ये वाला साइज छोटा होगा, और यहाँ पर अगर बॉन्डिंग एंगल बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ब्लॉक है पीछे से, ब्लॉक है तो फिर बॉन्डिंग एंगल छोटा होगा तो लोन पेयर का साइज बड़ा होगा, तो प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज मोर बेसिक। तो बॉन्डिंग एंगल अगर छोटा होगा तो ऑर्बिटल साइज बड़ा होगा। भाई ऐसे हो गया ना अपने पास, लोन पेयर अपन कहते हैं ना ऐसे, ये लोन पेयर है, तीन ऐसे बॉन्ड ले लेते हैं, तो यहाँ पर जितने बड़े साइज होंगे बल्कि ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा इनमें रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना कम इसका साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग अगर बढ़ेगा तो ये ऑर्बिटल जो ऐसे था ना, ऐसे छोटा सा इधर, वो इधर ज्यादा बढ़ेगा अगर ये ग्रुप बाहर जाएंगे तो फिर इसका ऑर्बिटल साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होगा तो फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। हाँ, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी चेक करनी पड़ेगी ना, चार फैक्टर होते हैं, एक ही थोड़ी होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन में, बताया तो था। CH3 होगा तो sp2 लिखना, और C2H5 और C3H7 हो, बोला था ना कि वो चार फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो बताया था ना, उसके बेसिस पे बता दिया अपन ने। इसलिए तो बोला था कि उसको याद रखने के लिए कि भाई C2H5 और C3H7 है तो कैसे याद रखो, और वो तभी तो अपन ने फिर सारे उनको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को कंबाइन कर लिया था। खत्म। और कुछ है तो बोलो। सो मैंने GOC1 और GOC2 में अच्छे से खूब टाइम लगाया, आपके सारे डाउट्स बताए, कुछ कुछ पार्ट तो तीन तीन बार पूछे हैं आप लोगों ने, तब भी बताया मैंने, ठीक है ना। कुछ पार्ट ऐसे भी रहा जो आपसे तीन बार पूछे आपने, तब भी मैंने बताया, और फिर कभी पूछोगे फिर बताऊंगा। कॉम्प्रेंशन वगैरह अच्छे से आप मतलब सॉल्व करोगे अच्छे से, एक्सरसाइज 3 वगैरह से तो कुछ किसी ने अभी कुछ नहीं पूछा मुझसे, तो आई थिंक हो गया अपना काम, ठीक है, हो गया अपना काम। तो मैं आगे फिर पढ़ते हैं अपन, ठीक है। हाँ तो सॉल्व करो ना, बार बार पढ़ो ना, देखो ना, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उसमें देखा करो ना कि सर ने कैसे बताया। आप ना जो थ्योरी वाला पार्ट है ना मेरा, उस थ्योरी वाले पार्ट को आप किया करो बस। अब देखो कि मतलब मैंने जो बताया उसके बेसिस पे मैंने मतलब आपको क्या क्या, अब देखो जैसे मान लेते हैं कि एक दो क्वेश्चन और है, किसी ने पूछा है, अपन वो भी बताते हैं, और बताता हूं मैं तुम्हें कि देखो थ्योरी में कैसे बताया मैंने, आप सॉल्व कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दो अभी, दैट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का ना, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें KMnO4 है, केमिकल रिएक्शन अभी पढ़ा नहीं है ना, इसको छोड़ देते हैं। फिफ्थ वाले को देखते हैं, फिफ्थ वाले में बता सकते हैं एसिडिटी ऑफ एक्स वाई जेड, ले भाई देख लेते हैं। NH3 पॉजिटिव है, इधर COH, फिर उसके बाद अपन लिखेंगे दैट इज इधर ऐसे 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 ऐसे, और इधर NH3 पॉजिटिव, पता इसको उन्होंने बताया है Y, और इसको बताया अपन को XZ, और इसको बताया X। अब ये तो अपन को पता है, देख भाई, इसमें NH बॉन्ड है, इसमें OH बॉन्ड है, और इसमें भी NH बॉन्ड है, ज्यादा पोलैरिटी इसमें होगा, X इज मोर एसिडिक। हमें सिर्फ डिसाइड करना है इन दोनों में, जब इन दोनों में डिसाइड करूंगा तो इसका तो माइनस इफेक्ट कंसीडर करूंगा ना भाई, ये तो विड्रॉ करेगा ना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना जो इस रिंग में अटैच्ड है, अगर ये विड्रॉ करेगा तो इसके ज्यादा पास है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इससे ज्यादा इजीली विड्रॉ करेगा, उससे कम विड्रॉ करेगा, तो इस NH बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी होगा उस NH बॉन्ड से, ठीक है, Y और Z, आंसर आ गया मेरा। भाई आपको पोलैरिटी तो चेक करनी थी जब एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, तो बताया ना मैंने कि NH बॉन्ड और OH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा किसमें, तो अपन कैलकुलेट कर लिया। हिमांशु पांडे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नेक्स्ट 25 भी कर सकते हो, मैंने आपको फर्स्ट 25 दिए थे, उसके नेक्स्ट 25 भी आप सॉल्व कर सकते हो, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप हिमांशु पांडे से।
So I think that is all what we have to discuss. GOC1, GOC2, आपके टेस्ट में GOC1 भी है, GOC2 भी है, और IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है और सॉल्यूशंस है. दैट इज ऑल. तो मैं वापस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चलूंगा. GOC2 का एक्सरसाइज 3 पूरा कंप्लीट करो. अब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा. अब वापस अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे पढ़ते हैं. अपन को GOC1 और GOC2 में ही जितना टाइम लगा ना, आप सॉल्व करो क्वेश्चंस. अगर कोई कंफ्यूजन होता है ना तो आप क्वेश्चंस, कल तो टेस्ट भी है, नहीं तो मैं कहता कल आप 4 o'clock सेंटर पे ही आ जाओ. मैं सेंटर पे ही बोल देता. अगर किसी को ज्यादा डाउट जा रहा है तो फिजिकली वैसे अपन कर सकते हैं डिस्कस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल मैं सेंटर जाऊंगा 3 o'clock, है ना, तो अपन 4 o'clock से डिस्कस कर सकते हैं. चलो शुरू करते हैं फिर अपन. तो 1 मिनट रुकना. चलो शुरू करेंगे. आज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, अच्छा कल एडवांस का टेस्ट है. राइट राइट राइट, तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा. आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो पढ़ेंगे वो टेस्ट में नहीं होगा. चलो शुरू करते हैं. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब अपन को कुछ ऐसे ना, द वेरी फर्स्ट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए जो वेरी फर्स्ट थ्योरी था, दैट थ्योरी इज कॉल्ड वर्नर थ्योरी. तो वर्नर ने सबसे पहले अपन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेनेशन किया. सो वी से दैट वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है ना. What Werner has done, he explained the structure and properties of cobalt 3 amines, cobalt 3 and platinum 4 amines, such as COCl3.6NH3 acid, COCl3.5NH3 like this, etc. And platinum PtCl4 dot that is 3NH3 लाइक दैट. अपन उसको X भी लिख सकते हैं, राइट ना. तो उसमें कुछ अमाइंस को डिस्कस किया. 4 भी है, 3 भी है, मतलब ऐसे नंबर ऑफ अमाइंस ऐसे डिस्कस किए. मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिखा है. पोस्टुलेट जो अपन को फॉलो करना है वो देखते हैं. उसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया अपन को वो देखते हैं अपन की. भाई हमको वर्नर ने कहा कि आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, वो अपन पोस्टुलेट बोलते हैं कि हमको फॉलो क्या करना है. पॉइंट 1 था कि ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप के वैलेंसीज होते हैं. वैलेंसी
एक तो प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी होता है। प्राइमरी वैलेंसी, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, is responsible for oxidation state of matter, oxidation state of central matter, central matter। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल जनरली क्या होता है कि वो कैटाइन होता है। सो जनरली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज satisfied by anions। So generally it is satisfied by, जैसे ये था कोबाल्ट 3+, तो क्लोरीन को अपन प्राइमरी वैलेंसी पर लेंगे क्योंकि वो कोबाल्ट 3+ अमाइन था ना, तो कोबाल्ट 3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें Cl की जरूरत है। तो लिखेंगे अपन कैसे, अभी अपन सिर्फ लिख रहे हैं सेटिस्फाइड बाय एनाइंस, anion। So the ligand will be negatively charged and they are bonding with metal is represented by dotted lines, represented in structure by dotted lines, by dotted line। ये मतलब एक पॉइंट अपन लिख लेते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, प्राइमरी वैलेंसी के लिए। अब अपन सेकेंडरी वैलेंसी के लिए भी एक मतलब वो कर लेते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वैसे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हैं, जितना मेटल पे अपन आईयूपीएक नेमिंग पढ़ चुके हैं, तो जितना मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उस वो एनाइन वाले पार्ट जो होते हैं उनको अपन सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, रिप्रेजेंटेड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर अपन बोलते हैं। अब अपन को एक बात पता है कि भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम होता है, और वो न्यूट्रल लिगेंड भी बना सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी बना सकते हैं, कभी कभी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होता है तो उनका नाम ईएम से एंड होता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज satisfied by anion, neutral ligand and even with the cationic ligand, है ना, neutral ligand or even with the cationic ligand। तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कि भाई आप उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो कैटायनिक लिगेंड। जैसे इसमें क्या दे आर बॉन्डिंग, तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है उसका बॉन्डिंग अपन क्या करते हैं, उसको ना अपन सॉलिड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दे आर बॉन्डिंग विथ metal, with metal is represented by solid line, is represented by solid line। तो अपन को सॉलिड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करना होता है, सॉलिड लाइन। तो एक बना के देख लेते हैं, जैसे कोबाल्ट था फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो अपने पास था कोबाल्ट Cl। अब ये वेरी फर्स्ट थ्योरी था तो अपन को लगेगा अच्छा वेरी फर्स्ट थ्योरी में ऐसे बनाना शुरू कर दिए थे, तो अपन ने ऐसे बनाया NH3। और एक और एग्जांपल ले लेंगे अपन, सपोज अपने पास है कोबाल्ट Cl3 और .5NH3, इस टाइप से उसने बनाया। तो उसने कहा देखो भाई कोबाल्ट से जो सेकेंडरी लिगेंड है, अब इन दोनों में से अच्छा डोनर जो होता है ना वो पहले बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन का छोटा साइज होने की वजह से अच्छा डोनर होता है। तो अगर मेरे पास बहुत सारा चॉइस है ना लिगेंड का,
तो जो अच्छा डोनर होगा उसका बॉन्ड पहले बनाएंगे अपन। तो नाइट्रोजन अच्छा डोनर है, इसलिए नाइट्रोजन को पहले डोनेट करने का चांस देंगे। तो अपन कहेंगे इसके साथ नाइट्रोजन का अगर बॉन्ड बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा। अपने पास 6 नाइट्रोजन है, तो अपन कहेंगे भाई लो। अब देखो तुम, तो मैंने उसको ना ऑक्टाहेड्रल शेप जैसे ही एक तरीके से आपको बताया है कि ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहा है नाइट्रोजन, 6 बनेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल शेप जो होता है वो 6 लिगेंड से बना सकते हैं। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो ये होगी, और प्राइमरी वैलेंसी अपन कहीं भी लिख देंगे उसको, लेकिन उनको डॉटेड लाइन से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब अपन कहेंगे सर ऐसे ही कुछ भी बना देना है क्या? नहीं नहीं, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सीज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, फिर टेट्राहेड्रल और फिर स्क्वायर प्लेनर। ये हमें पहले बताया और मैंने भी आपको पहले बताया। ये इसके बाद इसने कहा कि यार ऐसे अपन क्या बनाए, स्पेरिकल कुछ भी बना दे क्या? तो उसने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सीज अगर टोटल मिला के नेगेटिव और न्यूट्रल या कुछ भी लिगेंड अगर टोटल मिला के 6 हैं, तो हर एक मेटल कोशिश करेगा कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें तो अपने पास 6 + 3 9 लिगेंड्स थे, 6 न्यूट्रल थे और 3 नेगेटिव चार्ज थे। तो ऑक्टाहेड्रल तो बनाना ही बनाना था मुझे, सो इसलिए मैंने सॉलिड सॉलिड लाइन से ऑक्टाहेड्रल बना दिया। तो अपन कहेंगे फर्स्ट इसमें भी तो 5 + 3 है, इसमें भी तो 8 है, तो मैं कहूंगा इसमें भी मैं ऑक्टाहेड्रल बनाऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स अपने आप ही वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, पहले नाइट्रोजन अच्छा डोनर है तो मैं नाइट्रोजन से ऐसे बना देता। ये नाइट्रोजन हो गया मेरे पास, ये नाइट्रोजन हो गया मेरे पास। अब नाइट्रोजन तो खत्म हो गए, तो अपन कहेंगे फिर Cl लिखो। तो अपन कहेंगे Cl तो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपने रखा था उसे प्राइमरी वैलेंसी। तो मैं कहूंगा अगर कभी ऐसा हुआ कि ऑक्टाहेड्रल अपन बना रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल में नेगेटिव आयन भी आ गया, तो नेगेटिव आयन तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करेगा। और अगर उस नेगेटिव आयन को मुझे सेकेंडरी वैलेंसी जैसे भी यूज करना पड़ा, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब ये Cl दोनों जैसे बिहेव करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर एक Cl इधर ले लेते हैं, इधर वाला Cl एक इधर ले लेते हैं। तो ये दोनों Cl जो होंगे वो प्राइमरी वैलेंसी जैसे होंगे, और ये जो Cl है वो दोनों जैसे बिहेव करेगा। ये अपन को बाद में उसने, इसके बाद अपन को बताया उसने कि देख भाई आप क्या करो, इसको अगर ये अच्छा डोनर है तो आप इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे बना लो, कोबाल्ट है, NH3 है, होल 6 है, और इसको Cl3 कर लो आप। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 हो गया। तो नेगेटिव लिगेंड कोई भी नहीं था, इसको आप कैसे लिख लो? तो उसने कहा आप इसको ऐसे लिख लो, कोबाल्ट है, NH3 है, अच्छा डोनर था इसलिए सारे के सारे अंदर ले लो, और बाकी एक Cl लेके 2 Cl बाहर लिखो। इसका मतलब है जो Cl बाहर लिखे होंगे वो हमेशा प्राइमरी वैलेंसी जैसे बिहेव करेंगे, बिल्कुल। और जो एनाइन अंदर होगा वो प्राइमरी वैलेंसी भी होगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी होगा। मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी भी है और सेकेंडरी वैलेंसी भी है। क्यों किया उसने ऐसे? क्योंकि वहां पर हमें 6 से ज्यादा लिगेंड दिख रहे थे, तो ऑक्टाहेड्रल तो 100% बनाएगा वो। और अपन ने लिखा भी है कि सेकेंडरी वैलेंसी में एनाइन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, इवन कैटाइन भी हो सकता है कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स। तो उसने अपन को कहा कि भाई प्राइमरी वैलेंसी वो होगी जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब हमें प्राइमरी वैलेंसी 3 बताना ही बताना है। आप जो मर्जी चाहे करो इसमें। तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। मैं तो सीधे ऐसे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, और सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। बाद में आप जो मर्जी चाहे लिखते रहना, कि उसे डॉटेड लाइन से दिखाना है, ये सॉलिड लाइन से दिखाना है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें अपन को कि भाई लिगेंड को डैश में रखें कि सॉलिड लाइन में रखें या डॉटेड लाइन में रखें, उसको हटाने के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए उसने अपन को फोर्थ पॉइंट दिया कि द सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज रिटन इनसाइड द ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, always written inside square bracket। ये इसी नहीं अपन को
कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये सेंटेंस उसने अपन को दिया था। आप ब्रैकेट में लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो अपन को वैसे ही पता चल जाता है। अभी तो अपन यही पढ़ते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बाहर वाले को अपन ने कभी कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं। तो सेकेंडरी वैलेंसी को उसने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। द प्राइमरी वैलेंसी इज equal to always equal to oxidation state of central matter. That is the primary valency. फिर उसने कहा कि भाई ठीक है, most of the complex exist in octadation. Then in tetrahedral, and then in square bracket. That is all. तो हमें सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज वार्नर थ्योरी। उसने कम से कम अपन को एक स्ट्रक्चर तो दिखाया कि भाई कुछ तो बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह ऐसे। तो उसने इन अमाइंस को पढ़ के, कोबाल्ट और प्लैटिनम अमाइंस उसने पढ़ के अपन को स्ट्रक्चर्स बताए थे थोड़े से। दिस इज अबाउट द वेरी फर्स्ट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इससे अपन को क्या क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यही पूछ सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, और क्या पूछ सकते हैं। तो ये सारा पार्ट, इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो मैं कंपाइल कर देता हूं एक छोटे से टेबल में, राइट ना। तो उससे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपने ये लिखा तो मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, और उसमें फिर कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो मैं एक टेबल बना लेता हूं, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेता हूं, फिर कोऑर्डिनेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ले लेता हूं, फिर मैं प्राइमरी वैलेंसी ले लूंगा, और फिर मैं सेकेंडरी वैलेंसी ले लूंगा। इसमें अपन सेकेंडरी वैलेंसी, फिर जरूरत पड़ेगा तो अपन इसके बाद फिर चेक करेंगे तो क्या करना चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, और अपन ने लिखा भी। तो एक अपन कोबाल्ट अमाइंस ले लेते हैं, CO Cl3.6NH3 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं CO Cl3.5NH3 ले लेते हैं, एक अपन ले लेंगे CO Cl3.4NH3 ले लेंगे, और एक ले लेते हैं अपन CO Cl3.3NH3 ले लेंगे। ये अपन ले लेंगे। अब इसमें अपन चेक कर लेते हैं फिर क्या क्या बता सकते हैं, और फिर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि ठीक है आपने जो लिखा है उससे हमें फायदा क्या है, एप्लीकेशंस बताओ कि भाई हमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे और किस टाइप से हम इसका एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं। इसको अगर मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में लिखना है तो मुझे पता है भाई हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने की कोशिश करेगा। नाइट्रोजन इज बेटर डोनर देन क्लोरीन। कोई भी कॉम्प्लेक्स हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने की कोशिश करेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स हमेशा 6 बनाने की कोशिश करेगा, और विल गेट लाइक दिस, ऐसे बनाऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब अगर मुझे चेक करना है इसकी प्राइमरी वैलेंसी, तो 3। इसकी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दूंगा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, +3। तो फिर जिसमें +3 है वो सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट अब बता दो प्राइमरी वैलेंसी कौन सी।
Cl की वजह से होगा। आपने लिखा तो हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर 3, और वो एनाइन रिस्पॉन्सिबल होंगे उस प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी तो अपन कहेंगे इसमें 6NH3, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें 5NH3 and 1 Cl negative. There is a secondary valency. So it means that 1 Cl has to behave as a primary as well as secondary valency. तो इसमें अपन कहेंगे भाई 4NH3 and 2 Cl. इसमें 3NH3 वो secondary valency ना, so we'll write that 3NH3 and 3 Cl. We'll get that is primary or secondary valency. तो ठीक है, आपने मुझे ये पार्ट तो यही बता दिया था, तो इसको लिखने की जरूरत क्या थी ऐसे, राइट ना? ठीक है, मुझे टेबल से और थोड़ा मतलब क्लियरिटी हो गया कि भाई अपन को प्राइमरी वैलेंसी क्या बताना है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताना है। अब इससे मुझे ये फायदा होगा, जैसे मान लेते हैं अपन को कभी कभी ऐसे गिवन होता है अपन को क्वेश्चन में कि भाई अगर अपन इनको चेक करें तो कभी कभी मोल कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेंगे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो उस मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में क्या क्या अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो वो देखते हैं। पहले तो अपन ये देखते हैं इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अपन को ये पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, राइट? हाँ, तो वैलेंसी शुड बी द नंबर, है ना 3 नंबर। वैलेंसी शुड बी द नंबर, मैंने कब मना किया कि वैलेंसी नंबर नहीं होगा? वैलेंसी विल ऑलवेज बी अ नंबर। हाँ, और किसी ने पूछा था अपन से कि इन फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी बॉन्ड जो है वो डैश वाले बॉन्ड आप कहीं भी बना सकते थे। हाँ, कहीं भी बना सकते थे आप, बिल्कुल। सेकेंडरी वैलेंसी, द वैलेंसी शुड बी अ नंबर। हाँ, तो है ना नंबर, इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो है ना वैलेंसी 6। सेकेंडरी वैलेंसी है ना नंबर, सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हमने तो ये बताया किससे किससे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन रहा है, वो और भी ज्यादा क्लियरिटी था। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर अपन चेक करेंगे इसमें तो, है ना, अगर अपन चेक करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, किस पर डिपेंड करेगा? तो सबसे ज्यादा आयंस किसमें होंगे भाई? इसमें तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो डिसोसिएट होता नहीं है, तो इससे 4 आयंस आएंगे, इससे 3 आयंस आएंगे, इससे 2 आयंस आएंगे, और इससे आयंस आएंगे। 1 का ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा होगा, 4 से। इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा, this will exist like this will exist like this will exist like this। जब भी लिगेंड 6 होंगे वो इस फॉर्म में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी इन द ऑक्टोएटल स्टेट। तो अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ आयंस ज्यादा कौन देगा पानी में डिसॉल्व करेंगे, ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। इसमें 3 Cl बाहर है तो 3 मोल्स AgNO3, 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो सकता है। मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CONH3 होल 6 और Cl3 है, तो मैं इसको 3 मोल्स ऑफ AgNO3 से रिएक्ट कर सकता हूं टू गिव 3 मोल्स ऑफ AgCl का वाइट पीपीटी, दैट्स अ वाइट पीपीटी। प्लस अपन नाइट्रेट लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट तो डिसोसिएट होता ही नहीं, सो वील राइट लाइक दिस 3 positive plus NO3 negative। all nitrate are 100% water soluble, there is no exception। so वो आइंस के फॉर्म में आ जाएगा और ये इसके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। अगर अपन दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो अगर ऐसे गिवन होगा तो NH3 होल 5 Cl2, तो इसको 2 मोल्स ऑफ AgNO3 चाहिए, तो 2 मोल्स ऑफ AgCl बनेगा पीपीटी।
तो कभी कभी इसके मोल से अब अपन को कभी कभी आपको पता है आपने कोऑर्डिनेशन का वो भी पढ़ा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें अपन ने आई से कैलकुलेट किया वेंट फैक्टर से कि व्हाट शुड बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर। अगर वेंट फैक्टर 4 आया तो ये स्ट्रक्चर होगा, अगर वेंट फैक्टर अगर अपन चेंज करेंगे तो विल से दैट कि कितने आयंस आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं AgNO3 बता सकता हूँ। अगर AgNO3 के 3 मोल्स यूज हो रहे हैं इसका मतलब I का वैल्यू 4 रहा होगा, AgNO3 के अगर 2 मोल्स यूज हो रहे हैं इसका मतलब I का वैल्यू 3 रहा होगा, क्योंकि एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा आइंस टाइप ना। सो कोबाल्ट NH3 होल 5 आएगा, एक Cl तो अंदर था प्लस ट्वाइस ऑफ NO3, तो विल गेट लाइक दिस। तो बाकी के लिए भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 यूज्ड फॉर द रिएक्शन, मैं ये बता सकता हूं कि बाहर कितने Cl प्रेजेंट थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऐसे केमिकल रिएक्शन दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे अपन ने Cl से लिखा, Br लिखूंगा तो इट विल फॉर्म लाइट येलो पीपीटी, आयोडाइड होगा तो ब्राइट येलो पीपीटी ऑफ AgI। तो उस टाइप से भी अपन इनके रिएक्शंस AgCl का रिएक्शन अपन बता सकते हैं। तो इनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से भी बता सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन से भी बता सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा अपन से आइंस लिया, AgNO3 से बता सकते हैं। तो इस टाइप से हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड अदर। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी अपन से पूछ सकते हैं कि भाई कितने प्राइमरी वैलेंसी है कितना सेकेंडरी वैलेंसी है, वो पूछ सकते हैं। कौन कौन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी है वो पूछ सकते हैं। तो अब और कुछ अगर पूछना है आपको तो आप बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन मार्क क्यों डाल दिया, 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, क्वेश्चन मार्क किस लिए ये, मतलब उसमें कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ 4 3 2 1 लिख के क्वेश्चन मार्क डालते हैं, तो उसका मैं क्या करूंगा बताओ। वेट कर लेते हैं किसका ऑर्डर आना चाहिए वैसा, 4 3 2 1। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में तो ये 4 आइंस देगा तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगा फर्स्ट पॉइंट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आइंस। इसमें नंबर ऑफ आइंस 4 आएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, इसमें 3 आएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उससे तो कम ही होगा, इसमें 2 आयंस आएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और भी कम हो जाएगा, इसमें कोई भी आयन नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसका होगा, फिर इसका। अब बताओ। कोई डाउट है तो। कार्ड चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें +3 होगा, इसमें +2 होगा, इसमें +1 होगा। अब बताओ, है ना। कहां पर क्या कर रहे हैं, हाँ इसमें +2 होगा ना। हाँ तो लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ रिएक्शन बी में तो अपन क्या करें, उसका रिएक्शन बी में तो मतलब कुछ गलती है तो ये बताओ, मतलब तुम लोग मतलब पता नहीं क्या बोल रहे हो फर्स्ट पॉइंट में सेकंड पॉइंट में, क्या बोलना क्या है, मतलब ऐसे फर्स्ट पॉइंट लिख के छोड़ देते हो। फर्स्ट पॉइंट में मतलब क्या करूं मैं, फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बताया, जिसमें नंबर ऑफ आइंस ज्यादा आएंगे उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो इसमें 4 आइंस आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा बताया, तो 1 का ही तो ज्यादा बताया। बोलो क्या लिखे, आइंस भी लिख दूं इसमें, फर्स्ट वाले CONH3 होल 6 Cl3, वाटर में इसके जो आइंस आएंगे वो आएंगे CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl माइनस आएंगे, तो 4 आइंस आएंगे। अच्छा सर समझा। अब ये कह रहा है ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं बनते क्या, बिल्कुल बनेंगे। अपन ने ऐसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़े अपन ने, बताया तो था न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी बनता है।
ऐसे बताया ना, ये पूरा जीरो, ये जीरो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो क्योंकि ये पूरा जीरो, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो बताया ना। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब वो पूछ रहा था अपन से कि ये नहीं बनेगा क्या? हाँ, अब वो पूछ रहा था अपन से, सर ये नहीं बनेगा, आपने बताया नहीं इसको, मतलब COCl3 डॉट ट्वाइस ऑफ NH3 नहीं बनेगा क्या? अपन ने इसलिए नहीं कहा कि भाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अपन ऑक्टेड्रल की बात कर रहे हैं, अगर चाहे तो बना सकते हैं अपन, लेकिन ऐसे बनाना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो गई सही प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाएगा उसके प्रॉपर्टी से, बिकॉज वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होगा क्या? नहीं होगा, वो बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होगा, ये बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से अपन सबको क्लियर हो गया कि अगर वर्नर थ्योरी, द वेरी फर्स्ट थ्योरी, अपन को क्या क्या बता सकता है, रिएक्शन, डिसोसिएशन ऑफ आयंस, मेरे ख्याल से अपन सबको कोई डाउट नहीं है ना, और बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होगा। मैंने आपके सारे आंसर्स दे। अब अपन को एक मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड एक रूल दिया, ठीक है ना, उसको अपन कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स, व्हिच विल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वी यूज्ड टू राइट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो चलो देखते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को, देखते हैं कैसे बताएंगे अपन। तो एक अपन को लिखना होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नंबर रूल, इसको EAN पढ़ेंगे। The effective number of electrons involved to form a complex. The number of electron involved to form a complex, that is called effective atomic number. कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसे मैं देखूंगा तो पता चल जाएगा, है ना। The effective number of electron involved in the to form a complex. नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब वर्नर में ही कंटिन्यूएशन में अज्यूम कर लो आप, ये कि वर्नर का ही थोड़ा सा कंटिन्यूएशन पार्ट है कि हाउ वी कैन राइट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आपको नाम थोड़ी होगा साइंटिस्ट का, वैसे तो अपन उसको सेडविक रूल बोलते हैं, बट विल नॉट राइट दैट वो साइंटिस्ट के नाम वगैरह, हम तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलेंगे। द कॉम्प्लेक्स इज द कॉम्प्लेक्स इन विच द number of electron involved are equal to noble gas configuration। जैसे अपन लिखते हैं noble gas configuration like 36, 54 like that etc. are generally more stable than others, than other complex, more stable than other complex। ना अपन से कोई डेफिनेशन पूछने वाला है, हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछेंगे और फिर थोड़ा बहुत एप्लीकेशन जैसे मैं बताऊंगा। पहले तो ये देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, राइट। तो अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन के लिए देखते हैं। Effective atomic number is calculated as is calculated as
तो अपन कहेंगे भाई EAN विल बी इक्वल टू, पहले तो अपन लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल EN माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल प्लस number of electron donated by the ligands, donated by ligands. तो ये अपन कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक, ठीक है। आप बताओ कितने कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट कर देंगे। तो चल कैलकुलेट करते हैं एग्जाम। सपोज मेरे पास गिवन है K4FeCnO6, एक बना लेते हैं K4FeCnO6। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए कैलकुलेट करना होता है। फॉर कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख देता हूं ताकि आप मतलब गड़बड़ ना करो, क्योंकि वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नहीं तो कहेंगे अच्छा सर पोटेशियम का क्या, इसका क्या, वैसे नहीं करना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे EAN, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, एक लीगेंड, क्योंकि मोनोडेंटेट है ना, CN इज अ मोनोडेंटेट लीगेंड, एक लीगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। 6 लीगेंड है और एक लीगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया भाई, इससे 2 माइनस कर लो 36 आ गया। तो काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया ये, काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया। हम कहेंगे ठीक है, मेरे पास अगर ऐसे गिवन होता तो FeCN, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें ये +3 दिख रहा है अपन को, तो इसका EN कैलकुलेट करूंगा तो लिखूंगा ना 26 - 3 + 12 इज इक्वल टू 30। अब इसमें एक ज्यादा वैसे 35 अपन कहेंगे, हम तो कितने भी कैलकुलेट कर देंगे, आप बताते जाओ बस। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है 3, मैंने लिखा क्रोमियम EN होल थ्राइस Cl3, तो EN, अब देख भाई EN तो बाइडेंटेट लिगेंड है, हम सबको पता है बाइडेंटेट लिगेंड क्या क्या होते हैं। अगर मतलब जैसे मैं देखता हूं कि कभी कभी स्टूडेंट को लगता है अब तो क्लास खत्म होने वाली है और वो क्लास छोड़ देते हैं, फिर वो बाद में जब उनको लगता है यार सर ने कुछ और पढ़ा दिया, तो वो उनका सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा, और सीक्वेंस ब्रेक होने के बाद वो मुझसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते रहेंगे। अब जितना जीओसी में डिस्कस किया उतना अपन सभी चैप्टर में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीओसी में तो पूरा बेस बनाना था मुझे, अब चैप्टर वाइज थोड़ा होगा तो उतना नहीं करेंगे, वरना ऐसे तो फिर अपना सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। सो आप पूछो, डाउट्स में पूछो ऐसे। तो अब जैसे कुछ कुछ है जो अभी निकल लिए होंगे कि चलो ठीक है अब तो खत्म हो गया, आज सर डाउट बताना है, तो वो भी मुझे परेशान करने वाले हैं। EN अपन को पता है इथाइलिन डाइअमाइन था, और फिर स्टूडेंट ये थोड़ी बोलेगा हमको हमको समझ में नहीं आया, वो तो ये कहेगा सर ने बताया हमें समझ में नहीं आया, ये थोड़ी बोलेगा मैं भाग गया था। इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड, मतलब एक लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 लिगेंड है वहां पर EN के। मेटल तो क्रोमियम है, अपन को पता है इट इज 24, और +3 चार्ज है क्योंकि ये, तो -3 आ गया, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, और EN अपने पास है कितना हो गया अपने पास 3 × 4, क्योंकि एक लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो अपने पास कितना आ गया 12 आ गया। तो अगर अपन चेक करें तो 21 + 12 मतलब हो गया अपने पास 33, ये आ गया
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो बाइडेंटेट में भी लिख सकते हैं। फिर तो सर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, भाई कोबाल्ट है अपने पास, EDTA लिख लेते हैं। एक ही EDTA में मतलब अपन को पता है ये -1 लिखा आपने, -1 का मतलब है EDTA पे तो -4 चार्ज होता है और EDTA पे तो 6 डोनर साइट होता है। तो अपन कहेंगे EN अगर कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे भाई कोबाल्ट है तो 27 होगा, -4 चार्ज होता है, एक रिमाइंडर है मतलब ये +3 रहा होगा, -3 कर लेता हूँ, +12 इज इक्वल टू, तो 26 + 12 मेरे पास आ गया, नहीं 24 + 12 ये 36, मतलब काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, फिर तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है Ni है और इसको En करते हैं, और En की जगह मैं दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड ले लेता हूँ, ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन होगा तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, दैट इज ग्लाइसिन होल 4 कर लेता हूँ, होल थ्राइस कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, एक ग्लाइसिन पे -1 चार्ज होता है, एक ग्लाइसिन पे -1 चार्ज होता है, तो अपन 3 ग्लाइसिन है, लेकिन ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ग्लाइसिन अपन को पता है ऐसे होता है। दिस इज ग्लाइसिन, NH2 होता है, लोन पेयर होता है, CH2 होता है, C डबल बॉन्ड होता है, दिस इज ग्लाइसिन। जब ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और मेटल के साथ एक ये डोनर है और एक ये डोनर है, 5 मेंबर रिंग है, इसलिए वो बाइडेंटेट है। ठीक है ना। तो चलो EN कैलकुलेट करते हैं, EN कैलकुलेट करूंगा इसके लिए, तो मेरे पास आएगा निकल है तो 28 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ग्लाइसिन है तो एक ग्लाइसिन पे -1 होता है, तो मेरे पास -3 होगा, और प्लस में लिखूंगा दैट विल बी 12, तो 3 माइनस करूंगा 25 + 12, 3 माइनस करता हूं तो 25 आएगा, और +12 करूंगा तो 37 आएगा। तो मैं ऐसे EN कैलकुलेट कर लेता हूं। 6 चेक कर लेते हैं अपन, तो NiCO होल 4 हो जाएगा, ऐसे 4 आ जाएगा, 4 लिख लेते हैं अपन। तो EN अगर कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 28 - 0 + 0, क्यों, क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो गया, तो +2 × 4 दैट इज 8, ये 36 आएगा, दैट इज हाउ वी कैन राइट। मैंने आपको काफी सारे कैलकुलेट करके बताए, अब कुछ आप कैलकुलेट करो और मुझे बताना कि भाई उसमें कैसे अपन लिखेंगे। मैंने आपको बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, सारे इडेंटेट लिगेंड बताया हुआ है, तो मैं कुछ ऐसे दे देता हूं आपको, तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। इसमें होल 6 है, कैलकुलेट करो। FeCO होल 5 है, इसमें कैलकुलेट करो। NiCN होल 6 है, -3। MnCO होल 5 है और -1। अभी आगे जो कंपाउंड पढ़ेंगे अपन, उनको अभी नहीं लिख रहा मैं, आगे धीरे धीरे और अपन अच्छा मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। सो वेल राइट, बस आप ये कैलकुलेट कर दो, इसके लिए ये सब ये। देखो भैया कौन है।
कौन मतलब भजन सुन रहा है? एक्चुअली पढ़ते पढ़ते भजन भी सुनते हैं ना। अच्छा कुछ पूछ रहा था यार भाई, रुको मैं देख लेता हूँ क्या पूछ रहा है। 10th वाले में व्हाट इज 10th? व्हाट इज 10th मतलब ये वाला। हाँ तो Mn मैंगनीज है ना ये Mn। तो Mn इज मैंगनीज और कोबाल्ट, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, मैंगनीज का, और उस पर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। चार्ज का ध्यान देना भाई है, जो भी चार्ज मैंने लिखे हैं वो ध्यान देना। जैसे चार्ज लिखे हैं वो मैंने वैसे एग्जिस्ट करते हैं वो, इसलिए मैंने चार्ज को वैसे लिखा। आप देखो जरा और समझो। चलो फटाफट अपन देखते हैं क्या करना है। लो भाई अपन से आंसर भी बता रहे हैं। इसका आंसर 36, 36, 36, 36। भाई देख, एक बात है, अगर कार्बोनाइल है ना, मेटल कार्बोनाइल, उसका 36 100% आएगा। कार्बन इज द बेस्ट डोनर एटम, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन दिस चैप्टर। अगर कार्बोनाइल बन रहा है तो 36 बनेगा ही बनेगा। ऐसा कोई कार्बोनाइल नहीं है जो ये फॉलो नहीं करता, मुश्किल से एक्सेप्शन मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई कार्बोनाइल नहीं है जो ये फॉलो नहीं करेगा। तो बोलोगे तो लिख दूंगा, कोबाल्ट है 27 -1 + 10, है ना, 36। 10 वाले का कैलकुलेट करके बता दो तो Mn है, Mn इज 25 प्लस दो, माइनस करना था मुझे, माइनस Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, प्लस 10, 36। नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, आपने -1 दिया ना, ये तो न्यूट्रल होता है, तो किसका होगा? मेटल का। मेटल पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, गिवन है तो लिखो ना, क्या प्रॉब्लम। 36, 36, दिस विल बी निकल ना, 27 -3 + 12। लो भाई, तो 12 करूंगा तो मैं लिखूंगा -3 मतलब 24, 36 आ रहा ना। नहीं, निकल 28 होता है, -3, सो -3 25 37। लो भाई, 11th का 38 आ रहा है, देख लेते हैं। तो निकल 28 -2 + 12 इज इक्वल टू, तो 26 + 12 38 आ गया। ले भाई, हो गया बाकी। अब पता क्या होगा, अपन कहेंगे द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर, stable complexes are number 1, 4, 6, 7, 8,
10 and 12 ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, राइट। कॉम्प्लेक्स which can act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वही देख लेते हैं, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल होना है ना, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, दो ही थे, 2 3। कॉम्प्लेक्स विच कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखते हैं किस कौन रिड्यूस हो सकता है। भाई एक तो फिफ्थ वाला हो गया, नहीं अभी कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं बताएंगे, पर मैं सब बता सकता हूं, बट पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि भाई अगर दो 36 है तो उनमें से ज्यादा कौन स्टेबल। अभी अपन ने वो नहीं पढ़ा, उसके लिए वेट करेंगे। अपन ये कहेंगे अभी अपन ने बस ये पढ़ा कि जो 36 है वो ज्यादा स्टेबल, जो 36 नहीं होगा वो कम स्टेबल है। तो मैं कॉम्प्लेक्सिस को देख के ये बता सकता हूं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ना रिड्यूसिंग ना ऑक्सीडाइजिंग। तो 36 वाला क्यों स्टेबल है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो एबीसी कैसे डिसाइड किए? तो स्टेबल वाला 36 है ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको बिकॉज दे रिक्वायर टू attain noble gas, they require electron to attain a noble gas configuration. भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लें क्यों? कॉन्फ़िगरेशन करने। तो रिड्यूसिंग एजेंट फिफ्थ वाला था, कहाँ है भाई रिड्यूसिंग एजेंट? मतलब ये 5 वाला लूज करेगा, 9th वाला है और 11th वाला, because they can lose electron, they will lose electron to attain noble gas configuration, to attain noble gas configuration. That is so this is how we can write. This is about the 36 के अलावा जो भी, मतलब अपन ने 36 तो ये ले लिया ना, अपन ने तो क्रिप्टॉन ले लिया, आप जेनॉन भी ले लो, रेडॉन भी ले लो। बट अभी तो आपने 36 के बेसिस पे बताओगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक भी बताओगे, 36 से तो मैं आपको सिर्फ अभी यही बताऊंगा बस। अभी मुझे इनमें जो ये नहीं ला रहे हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं इसके अलावा, तो अभी अपन ने वो आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो मैं बताऊंगा। हो सकता है शीट में वो पहले ही डाल दें सब, लेकिन मैं उसको छोड़ने के लिए बोलूंगा कि भाई अभी छोड़ दो, अपन जब मतलब बताऊंगा तो आप उसको सॉल्व करें। तो दिस इज अबाउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो वर्नर थ्योरी एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और उससे अपन क्या क्या बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिस का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, स्टेबल कैरेक्टर, वो सब बता सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और भी बहुत कुछ है वो अपन पढ़ेंगे। तो इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे पहले ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सिस, भाई ये कॉम्प्लेक्स किस ज्योमेट्री में आएंगे, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कैसे बताएंगे, कैसे हमें बताना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, तो वो अपन को पता लगाना होगा, तो वो अपन देखेंगे कैसे बताना है। और हाइब्रिडाइजेशंस वो अपन को पढ़ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे।
कल आपका टेस्ट है, इसलिए आप टेस्ट की तैयारी करो। GOC1, GOC2 ये नहीं आएगा अप टू IUPAC नहीं आएगा, लेकिन ये आप रिवाइज कर लेना। तो नेक्स्ट टाइम अपन वैसे ज्योमेट्री पढ़ेंगे इसका, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर कल के टेस्ट के लिए गुड लक। एटॉमिक स्ट्रक्चर शायद नहीं है पोर्शन में, तो चलो अभी तो GOC1 इज देयर इन द पोर्शन। और GOC1 के बगैर GOC2 कैसे पढ़ सकते हैं? मोल कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा है शायद, क्योंकि मोस्टली अपन OC पे फोकस करेंगे। JPN sir is in a very bad conditions. सिलेबस में दिया था लेकिन वो नहीं है टेस्ट में, मतलब मैंने आपको बता दिया। GOC1 is not mentioned। बगैर GOC1 के बगैर GOC2 कैसे करोगे? ठीक है ना, GOC1 के बगैर 2 कैसे करोगे? GOC2 1 का आंसर क्वेश्चन दोगे तब भी GOC2 के 2 का ही होगा वो, आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? ठीक है ना, चलो आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर तो नहीं है पेपर में, ठीक है। अभी मैं रखूंगा बस, नेक्स्ट टाइम है, चलो बाय।